हेलो दोस्तों, इस 10 मिनट सीरीज जिसमें हम जेआईबी के पीपीबी के पेपर का ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ जो केवाईसी टॉपिक है उस टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज लेकर के आए हैं। और वो है बेनिफिशियल ओनर। और ये कॉन्सेप्ट सभी को बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज इस कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट है उसको बहुत इजी से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात कि बेनिफिशियल ओनर है कौन। सबसे पहली बात है कि वो एक नेचुरल पर्सन है, यानी कि रियल में कोई इंसान होगा हु अल्टीमेटली ओन्स, कंट्रोल्स अ कस्टमर एंड और द पर्सन on whose behalf a transaction is being conducted, even if the title is in another name। मतलब कहने का मतलब है कि ये वो व्यक्ति है जो किसी के बिहाफ पे अल्टीमेटली या तो वो बैक पर्दे पर बैठा हुआ है, या उसके पास कुछ शेयर हैं, या मेजर डिसीजन लेने की उसकी पावर है उस एंटिटी के अगेंस्ट में। तो जो एंटिटी है उसका मालिक कोई और हो सकता है कुछ भी, लेकिन असली जो है जिसको बेनिफिट हो रहा है उससे, उसके लिए हम बेनिफिशियल ओनर कह सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि अगर बेनिफिशियल ओनर है तो उसके लिए भी हमें केवाईसी के प्रोसीजर पूरे करने हैं। तो उसमें क्या करना, ऑल रीजनेबल स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द बेनिफिशियल ओनर्स आइडेंटिटी, यानी कि उस व्यक्ति की पूरी आइडेंटिटी यूजिंग डॉक्यूमेंट जो भी ऊपर हमने पहले पढ़े थे वो सभी डॉक्यूमेंट हमें उससे लेने हैं। बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर लीगल पर्सन। जैसे कोई भी कंपनी है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, इन सब के लिए बेनिफिशियल ओनर जो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन लेनी हमें जरूरी है। अब बात करते हैं किन केसेस में बेनिफिशियल ओनर्स के आइडेंटिफिकेशन का एग्जम्पशंस मिला हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी, इफ द कस्टमर और controlling owner is a company listed on a recognized stock exchange in India or is a subsidiary of such company, beneficial identification is not required। कब? क्योंकि जब वो लिस्टेड कंपनी में अपने आप को पूरा डिटेल दे चुका होता है, और या वो उसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो इन सब की जानकारी पहले से अवेलेबल होती है। तो उनके लिए ये एग्जेम्पशन है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो बेनिफिशियल ओनर की डिटेल्स लेनी बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई ट्रस्ट है, कोई नॉमिनी है, कोई फिड्यूसरी अकाउंट्स है, उन केसेस में इफ द कस्टमर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर, चाहे वो ट्रस्टी हो या नॉमिनी हो, द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द इंटरमीडियरी एंड एक्चुअल बेनिफिशियरी मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की ही जो है, इंटरमीडियरी जो बीच में आ रहा है वो भी, और एक्चुअल बेनिफिशियरी जो है, उन दोनों की ही आइडेंटिटी लेनी जरूरी है। ऑल्सो डिटेल्स ऑफ द ट्रस्ट और अरेंजमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। और जो भी ट्रस्ट है उसका जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है उसको पूरा जो क्या क्या है उसके पूरे अरेंजमेंट और ट्रस्ट को हमें उसकी डिटेल्स को डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि जो बेनिफिशियल ओनर है उसको अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो एक तो क्राइटेरिया होता है ओनरशिप और एंटाइटलमेंट में, यानी जिसके पास शेयर्स हैं या जो मालिक है, होल्डिंग ए स्पेसिफिक थ्री ऑफ कैपिटल, यानी कि कितने परसेंट तक की। अब मालिक होने को तो एक शेयर वाला भी मालिक है, तो लेकिन यहाँ पे एक थ्री ऑफ कितने पर कितनी कैपिटल तक हम उसको इस कैटेगरी में लाएंगे, कितना वो प्रॉफिट ले सकता है, और उस प्रॉपर्टी में कितनी उसकी मालिकाना हक है। अगर हम बात करें कि वो मालिक तो नहीं है लेकिन कंट्रोल पूरा कर रहा है, वो भी हमारा बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एंटिटीज एक्टिविटीज थ्रू अदर मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर्स अगर किसी के पास है तो वो भी है। अब इसमें हम एक बहुत बढ़िया चार्ट के थ्रू हम इन सब लोगों के बेनिफिशियल ओनर की जो लेटेस्ट गाइडलाइन आपकी बुक में, ये पुरानी लिखी हुई है लेकिन अभी हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइन आपको बता देते हैं। सबसे पहला, अगर कोई कंपनी है और वो रजिस्टर्ड है, मोर देन 10% शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। तो हमने दो क्राइटेरिया देखे थे, एक तो कैपिटल और प्रॉफिट का देखा था जिसमें 10% से ज्यादा उसका हिस्सा है, या वो कंट्रोल करता है वाया मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन, यानी कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में उसका कंट्रोल है, मैनेजमेंट में उसका कंट्रोल है, पॉलिसी डिसीजन में उसका कंट्रोल है।
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो भी रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी कंडीशन ये है कि मोर देन इतने परसेंट 10% शेयर कैपिटल या प्रॉफिट का। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें डायरेक्टर वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जिसके पास 15% या उससे ज्यादा का शेयर है, उसी को हम लोग बेनिफिशियल ओनर में कैटेगराइज करेंगे। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट की बात करते हैं। ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी विद 10% और मोर इंटरेस्ट, जिसका उसमें जो हित है, वो जो इंटरेस्ट है, जो लगाव है, वो कितना, 10% से ज्यादा अगर उसका है लगाव, तो वो जो है हमारा इस कैटेगरी में आएगा और उसका एक इफेक्टिव कंट्रोल भी है। दोस्तों हमने बेनिफिशियल ओनर का डेफिनेशन पूरा क्लियर कर लिया। अब दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। In the case of registered company, a natural person is considered to be a beneficial owner if they hold। तो हमने देखा था रजिस्टर्ड कंपनी है, और रजिस्टर्ड कंपनी में कौन सा होगा, मोर देन 15%, मोर देन 10%, एग्जैक्टली 10%, मोर देन 25%। देखिए ये है पुरानी डेफिनेशन और ये है नई डेफिनेशन। ये क्या है, नई डेफिनेशन। तो कंपनी वाले मामले में 10% से अगर ज्यादा कैपिटल प्रॉफिट है तो वो बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों आपको एक जानकारी दे दें कि लास्ट 30 ईयर में हमारे वीडियोस और पीडीएफ लेसन से 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम की तैयारी की है। और इस तैयारी के लिए जो कोर्सेस अवेलेबल हैं वो nstour.schoolofbanking.com पर और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह ये कोर्सेस अवेलेबल है, आप उनको ब्राउज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ नो नेचुरल पर्सन meets the beneficial ownership threshold, the entity must be identified। यानी कई बार क्या होता है कि उसके जो है 100 से ज्यादा या 10 से ज्यादा ऐसे पार्टनर है जिनके और किसी के पास भी 10% से ज्यादा का वो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी वो करेगा, कंट्रोल वो करेगा। किस कंडीशन में, कि द एंटिटी मस्ट आइडेंटिफाई, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द कंपनी सेक्रेटरी, द स्टेटरी ऑडिटर, द सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल और द नॉमिनी डायरेक्टर। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल है उन्हीं को हम बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग best describe the exemption from the beneficial owner identification under KYC guideline। पहला, if the customer is a listed company or its subsidiary, identifying individual shareholder और बेनिफिशियल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने एक पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी के लिए बेनिफिशियल ओनर वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं करना है, यानी उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। If customer is a private company with foreign investment, beneficial owner must be verified for all share। देखो all शेयर होल्डर्स की तो जरूरत कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ लिस्टिंग स्टेटस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर वो लिस्टेड है तभी एग्जेम्प्टेड है, और अगर अनलिस्टेड है तो उसके लिए जरूरी है। बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन इज वेव्ड फॉर ऑल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड देयर सब्सिडरी। तो जो बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी या उसकी सब्सिडरी के लिए जो है वेवर है, ऐसा नहीं है। सब चीजों के लिए आएगा आएगा, डिसीजन मेकिंग कौन है, क्योंकि कभी कल को कोई बात होती है तो उसमें जो डिसीजन मेकर होता है उसको भी पकड़ा जाता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है जो हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए फिड्यूसरी or nominee arrangement, what is the requirement under beneficial ownership norms? Only the trustee identity is required as they act on behalf of the beneficiary, नहीं। The identity of intermediaries and beneficiary must be verified along with the nature of arrangement, ये बिल्कुल ठीक था। तो हमने देखा था जो उसके इंटरमीडियरी हैं या बेनिफिशियरी हैं उनको वेरीफाई करना जरूरी है। द ट्रस्ट डीड अलोन इज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश बेनिफिशियल ओनरशिप, जरूरी नहीं है। ओनली इन द ओनली द नेम ऑफ द ट्रस्ट एंड इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर आर रिक्वायर्ड, और नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा। तो हमारा देख रहे हैं इसमें फिड्यूसरी में क्या है, बोथ इंटरमीडियरी एंड बेनिफिशियरी मस्ट भी, मतलब
इंटरमीडियरी को भी और बेनिफिशियरी को भी हमें वेरीफाई करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनरशिप? फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप द थ्रेशोल्ड इज मोर देन। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में हमने देखा था क्या है कि ये जो कंडीशन है किसके लिए पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड इज मोर देन 51st शेयर इन। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन से जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले में देखा था जो पार्टनरशिप वाले में, पार्टनरशिप वाले में 15% नहीं था। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट विद पर्सन 10% मोर, बिल्कुल ठीक है। फॉर द कंपनीज कंट्रोल थ्रू पॉलिसी डिसीजन क्वालिफाई आ बेनिफिशियल, बिल्कुल जो पॉलिसी डिसीजन से कंट्रोल कर रहा है किसी कंपनी को उसको बेनिफिशियल ओनर, बिल्कुल ठीक है। फॉर अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन द थ्रेशोल्ड इज मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने देखा था कि जो फोर्थ वाला है उसमें जो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है, अनरजिस्टर्ड के लिए लिबरल था, 10% नहीं था, 15% था। ठीक है, 15% था, तो कौन सा हो गया हमारा? सेकंड और थर्ड आर करेक्ट, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए बेनिफिशियल ओनर? होल्डिंग मोर देन 10% वोटिंग राइट इन लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये बिल्कुल जो है इसमें हमने देखा था वोटिंग राइट का कोई भी चक्कर नहीं था। ठीक है, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी डिसीजन, बिल्कुल था। बीइंग ए ट्रस्टी, बीइंग अ ट्रस्टी और रजिस्टर्ड ओनर से 5% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। एंटाइटल मोर देन 10% ऑफ एंटिटी कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट, बिल्कुल था यहाँ पे। तो बेनिफिशियल ओनर में जिसमें 10% से उस एंटिटी की कैपिटल और प्रॉफिट में जिसकी हिस्सेदारी है वो था। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका सेशन था अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई मेल करना चाहते हैं तो ns.tour@gmail पर कर दीजिए। लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन दबाइए, और आप लोग सभी क्लास देखने के लिए आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और इम्पोर्टेंट मार्क्स के साथ।